नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल गंगवार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिहार अपडेट। बिहार अपडेट में हम बिहार की आज की जो बड़ी खबरें हैं, जो बड़ी घटनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनिता अतुल जी। चौधरी जी, अनिता जी, आपका भी स्वागत है। मनीष वत्स जी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। बिहार में अभी जो मुख्य मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है चुनाव, कोरोना, बाढ़। चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर अटकलें लग रही हैं, उस पर बातें हो रही हैं। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव अपने तय समय पर होंगे, और अगर ऐसा होता है तो चुनाव के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, और जो राजनीतिक दल इस समय प्रयास कर रहे थे कि कोरोना के चलते चुनाव को टाला जा सके, तो क्या उनकी परिस्थितियों और स्थितियों पर फर्क पड़ेगा। हालांकि भाजपा चुनाव के मैदान में पूरी तरह उतरी हुई है, वो वर्चुअल रैली शुरू कर चुकी है। जेडीयू ने भी अपनी योजना बना ली है। कांग्रेस इसके साथ थोड़ा संकट है, क्योंकि उसके जो राज्यसभा सांसद और बिहार के जो प्रभारी थे शक्ति गोहिल जी, वो गए थे, उन्होंने एक योजना जरूर बनाई थी, लेकिन उसके योजना बनने के तुरंत बाद ही लॉकडाउन हो गया, तो वो योजना धरती पर नहीं आई। लेकिन चुनाव जब भी हो, मुद्दे क्या होंगे, बातें क्या होंगी, और आज बिहार में क्या चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रवि जी, एक ऐसी ही खबर आई है कि भाई चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव समय पर होंगे। तो अगर चुनाव समय पर होते हैं तो अभी बिहार की वर्तमान स्थिति देखते हुए क्या क्या मुद्दे इन चुनावों में बन सकते हैं। देखिए, चुनाव समय पर होंगे इसका मतलब ये है कि अक्टूबर नवंबर में पूरी प्रक्रिया चुनाव की कर ली जाएगी, क्योंकि बिहार विधानसभा, मौजूदा जो विधानसभा है उसका कार्यकाल नवंबर में, शायद 29 नवंबर में खत्म हो रहा है। तो जाहिर है कि कोरोना की व्यवस्था और अव्यवस्था एक बड़ा मसला चुनाव के दौरान होगा। इसके अलावा बाढ़ में करीब 6 लाख आबादी कही जा रही है कि वो पीड़ित है। करीब 11-12 जिले बिहार के जो हैं बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। तो बाढ़ जनित जो परिस्थितियां हैं वो भी चुनाव के दौरान एक मुख्य मुद्दे के तौर पर सामने आएंगे। और मुझे लगता है कि इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति जो इस समय बिहार की है, वो भी कहीं ना कहीं एक मुख्य मुद्दा रहेगा। और एक मुद्दा प्रवासी मजदूरों से जो वादे किए गए थे, अगर वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, दोनों ही सूरतों में एक अहम चुनावी मुद्दा प्रवासी जो श्रमिक हैं, जो लौटे हैं देश के अन्य राज्यों से, अन्य क्षेत्रों से बिहार में, उनका मुद्दा भी एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर सामने आएगा। जी अनिता जी, रवि जी ने एक बात कही, कानून व्यवस्था, और बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था एक समय में, वो कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि लालू का जंगल राज है, उसके चलते एक बड़ा अहम मुद्दा वो रहा, और उसके चलते सत्ता में का परिवर्तन हुआ। और पिछले 15 वर्षों से चाहे गठबंधन कोई भी रहा हो, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था बिहार की अभी किस प्रकार से, और क्या वो चुनावी मुद्दा बन सकता है, विपक्षों से बना सकता है क्या? ये अगर हम देखें तो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से नीतीश कुमार के कार्यकाल की अगर तुलना की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लालू प्रसाद यादव के समय में जो जंगल राज था, वो अभी छुटपुट एक 2-4 घटनाएं सामने आती हैं, और उसके बाद जो लोगों में जो एक भय की स्थिति थी वो कहीं नजर नहीं आता है। हालांकि आज ही अगर देख लीजिए तो सिर्फ पटना से ही 2 ऐसी खबरें आई जिसमें कि गोली मार के लोगों की, एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी, और एक शुदा जो वहाँ पे डेयरी बुथ है उसके मालिक की हत्या कर दी गई। तो ये छोटी छोटी घटनाएं आती रहती हैं। हालांकि हत्या की घटना हम छोटी नहीं बोल सकते, लेकिन छिटपुट घटनाएं आती रहती हैं। उस काल से हम इस काल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जहाँ एक दिन में कम से कम 10-12 घटनाएं हर जिले से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से आती थी। वहां पे अगर अब ये जो रेशियो अगर इस तरह का है तो कहीं ना कहीं जनता जो है रिलीफ फील कर रही होगी, उसको राहत महसूस हो रहा है कि हम सुरक्षित हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी क्राइम ये अहम मुद्दा होता है।
ठीक है, क्राइम कंट्रोल हो गया है, लेकिन क्या पुलिस कंट्रोल है? पुलिस पे क्या नीतीश सरकार की उतनी ही पकड़ है कि नीतीश सरकार ये बोले कि हाँ आप ये कीजिए और उनको निर्देश दे, और जनता हित में पुलिस जो है वो भागे दौड़े काम करने को तैयार है? तो वहां पे आप अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश जी की पकड़ जो है पिछले 15 सालों में धीरे धीरे ढीली पड़ती नजर आ रही है। पुलिसिया महकमा जो है वो धीरे धीरे बेलगाम होता नजर आ रहा है। तो क्राइम दो तरह के होते हैं, एक क्राइम जो जनजीवन में फ्लोट करता है और उसको सत्ता पक्ष का समर्थन मिला होता है और पुलिस चुपचाप बैठी होती है। एक क्राइम वो है जो पुलिस अगर कहीं पे होता है तो जनता को ये तो है कि हमारे साथ उतनी बड़ी घटना नहीं कर सकती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भय भी होता है कि अगर कुछ घटता है तो पता नहीं पुलिस इस पे कैसे रिएक्ट करेगी, पुलिस क्या करेगी। तो वो भय जो है वो शायद धीरे धीरे पनपना शुरू हो गया है, जिसको लेकर के मौजूदा सरकार को चिंतित होना चाहिए। लेकिन हम उस काल से इस काल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि हाँ क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर ये कहा जाए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे पहले कहा जाता था कि इंडस्ट्री चलती है अपहरण की, फिरौतियों की, इस तरीके की, उस तरीके से तो चीजें नहीं है। उस मामले में तो बिहार ने इम्प्रूवमेंट किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई जिस तरीके से बिहार में पुलिस की आपने बात करी, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी कुछ मुद्दा बन सकता है क्या? करप्शन बिहार में अभी वही बोल रही हूँ कि क्राइम भले कंट्रोल हुआ है लेकिन करप्शन जो है वो बेलगाम हो गया है। क्राइम और करप्शन इन दोनों का बहुत ही मिला जुला साथ होता है, दोनों ही क्राइम के अंडर में आते हैं। लेकिन क्रिमिनल्स जहाँ पे खून खराबा, मारपीटी, रोज आए दिन जान का खतरा, फिरौती, किडनैपिंग, ये सब चीजें हो रही हैं, वहां पे ढील आ गई, लेकिन करप्शन जो है वो हाई होता गया। तो कहीं ना कहीं करप्शन को लेकर के नीतीश सरकार को, जो पुलिस महकमा है, उस पर कितना दबदबा है, और उस दबदबा अगर है तो नजर भी आना चाहिए। शायद जनता के बीच में जो वो प्रभावशाली दबदबे का जो एक महसूस करने की बात है, तो वो कहीं लैक कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कमी जो महसूस हो रही है कि करप्शन के मामले में पुलिस जो है वो बेलगाम हो गई है, आईएएस महकमा जो है वो बेलगाम हो गया है, लाल फीताशाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इस पे हमारी सरकार जो है कंट्रोल करने में थोड़ी सी नाकामयाब साबित हुई है। तो वो एक पीस जरूर है, लेकिन भय वाला माहौल अगर लालू प्रसाद यादव के दौरान से और अभी को हम कंपेयर करें तो वो भय नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में जो आपराधिक मानसिकता है उसका 100% खात्मा किया जाना असंभव है, ये हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा माहौल जरूर बनाया जा सकता है पुलिसिंग के जरिए कि अपराधी कोई जो अपराध अगर दिमाग में आता है उसके, तो वो उसको कारित करने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा हश्र बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन जब पुलिसिंग में बहुत ज्यादा ढिलाई हो जाए तो अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। और अभी एक वहाँ बिहार के जो डीजीपी हैं, उनके एक वायरल वीडियो का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। अगर वो वाकई में बिहार के डीजीपी का वीडियो है तो बहुत चिंताजनक बात है। खनन के एक मामले की शिकायत करने के लिए एक पत्रकार ने तड़के 4 बजे उनको फोन किया। तो ये तो अच्छी बात रही कि उन्होंने उठा लिया फोन, इस बात के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने पत्रकार के साथ अपनी बातचीत रखी, वो तो बहुत गलत टोन था उनका। और वो फोन पे ये कह रहे हैं गुस्से में कि खनन तो आप लोग पुलिस का दरोगा, थानेदार, एमएलए, नेता, अफसर सब मिलकर करा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो डीजीपी का ही फोन कॉल में आवाज है तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न उठता है कि राज्य पुलिस का मुखिया अगर अपने आप को एक पत्रकार से बातचीत करते हुए, झल्लाते हुए ये कह रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं और खनन हो रहा है, तो ये एक अपने आप में बड़ी उसकी जो लाचारी है, उसकी जो व्यवस्था है, वो एक अपने आप में बहुत गंभीरता वाली बात है, बहुत संवेदनशील बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इसका मतलब बिहार में नहीं है कि वो खनन जैसे, और खनन देखिए बहुत गंभीर अपराध इसलिए भी हो जाता है कि बिहार बाढ़ की समस्या से हर साल जूझता है। तो ये जो अवैध खनन होता है इससे भी बाढ़ की समस्या
और लगातार विकराल होती है, जो तटबंध है नदियों के, छोटी नदियों के, बड़ी नदियों के, वे खोखले हो जाते हैं। वे पानी को रोकने के लिए कटाव ज्यादा होने लगता है। तो खनन बिहार में या पूरे देश में खनन माफिया जिस तरह से काम कर रहा है, और अगर पुलिस का एक सबसे बड़ा अधिकारी ये झल्लाते हुए, चिल्लाते हुए, हताशा भरी मानसिकता के साथ ये कहता है कि मुझे सब मालूम है खनन कौन कौन कर रहा है, थानेदार कर रहा है, एमएलए कर रहा है, नेता कर रहे हैं, तो ये इस फोन कॉल से, जो रिकॉर्डेड फोन कॉल इस समय सोशल मीडिया और मीडिया में काफी वायरल हो रही है, उससे हम बहुत कुछ संकेत निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कि पुलिस की मनस्थिति आखिर है क्या, क्या पुलिस वहां पर पूरी तरह से काम करने के लिए स्वतंत्र है भी या नहीं है। जी जी, देखिए ये तो हमेशा से माना ही जाता है कि भी बिना प्रशासन, नेताओं, पुलिस, इनके आपसी सहयोग के बिना अपराध पनप नहीं सकते। और हमने ये देखा भी है कि पिछले कुछ समय में जो हादसे हुए हैं, चाहे वो पुलिस वालों के साथ हुए हों कहीं ना कहीं, और उत्तर प्रदेश का तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि जहां पर 8 पुलिस वाले मारे गए, और एक अपराधी जिसको संरक्षण नेता और पुलिस ने खुद, क्योंकि उसमें मुखबिरी जो करने वाला व्यक्ति है वो भी पुलिस वाला ही है, तो कहीं ना कहीं आपराधिक जो गठजोड़ है इसका खामियाजा पुलिस भी भुगतती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उसके बाद भी वो चेतती नहीं है, वो इस बात के लिए जागरूक नहीं होती कि कल को ये जो चिंगारी जो वो जिसको वो हवा दे रहे हैं कि हो सकता है वो उनका ही घर जलाए। मनीष जी, अगर हम एक बार बात करें तो सोशल मीडिया पर इस समय कौन कौन से मुद्दे हैं जो चल रहे हैं? अभी तो अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बेसिकली सोशल मीडिया पे 2 मुद्दे सबसे ज्यादा चल रहे हैं। एक तो बाढ़ का, दूसरा कोरोना का। अभी पीएमसीएच में जो हड़ताल चल रहा है स्टाफ नर्सों, सॉरी एम्स में, आप कीजिएगा, एम्स के जो नर्सिंग स्टाफ का हड़ताल चल रहा है, वो वाकई मतलब एक तो इतना दिन प्रतिदिन मामला बढ़ता जा रहा है, और एम्स बिहार का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है जहाँ पे कोरोना का इलाज बड़े पैमाने पे चल रहा है। जो भी बिहार में जिस तरह से लोग सीरियस अवस्था में होते हैं उनको एम्स में भर्ती कराया जा रहा है उनके लिए। ऐसे में अगर नर्सिंग स्टाफ अगर हड़ताल पर इस तरह से अगर रहते हैं, 2-4 दिन भी रहते हैं, तो बिहार को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात बाढ़ की है, तो बाढ़ के मामले में आरोप प्रत्यारोप दिन चल ही रहा है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार जो है वो बाढ़ के लाशों पे राजनीति कर रही है। कोरोना बाढ़ में लोगों को मतलब जो आपदा राहत होनी चाहिए जिस पैमाने पे वो नहीं हुई है। तीसरी जो अभी चर्चा आप लोग कर रहे थे, क्राइम की बात है। तो अगर क्राइम की बात की जाए तो पिछले मुकाबले नीतीश सरकार में क्राइम एक बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। एक दौर हुआ करता था बिहार में जो नरसंहारों का दौर हुआ करता था। जातिगत आधार पे लोगों को गोली मार दी जाती थी, नाम पूछकर गोली मार दी जाती थी। लोगों को पता नहीं होता था कि घर से निकलेंगे तो घर से निकले तो घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। शाम में मतलब 5, 5:30, 6 बजे के बाद लोगों को घर से निकलना मतलब एक तरह का डर बना हुआ होता था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे, अपहरण होता था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी बिहार में स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। नीतीश कुमार ने ये काम तो बहुत अच्छा किया था कि क्राइम पे कंट्रोल किया। और दूसरी क्राइम की बात जो अभी चल रही थी वो थी करप्शन की। तो करप्शन पे शायद नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर पाए। बालू की बात है, बालू घोटाले की बात है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो जिसका संरक्षण सत्ता पक्ष कर रही है। सत्ता पक्ष में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, और बालू घोटाले में कई जगह आरोपित भी हैं। तो इस टाइप का क्राइम जो है, अभी डीजीपी की बात है, जिस तरह से अभी सर ने बताया कि डीजीपी असहाय महसूस कर रहे थे कि उनके पास फोन आता है, उनको सारी जानकारी होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो लोकल लेवल पे जो थानेदार हैं या एसपी हैं या फिर नेता हैं, उनका इतना गठजोड़ तगड़ा है, और ऊपर से जो उनके पास संरक्षण है, ऐसे में चाहे प्रदेश का डीजीपी हो या
कोई बड़ा पुलिस अधिकारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। एक जो मनीष जी ने बात बताई उसमें से एक चीज निकल कर आई कि जो एम्स में नर्सों की जो हड़ताल है, देखने में आया कि कोरोना काल में जिस प्रकार से जो हमारे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हो, नर्स हो या अन्य स्टाफ, उस समय जहां पर आप स्वयं अपने रिश्तेदार की मदद या अपने परिजन की मदद, हमने यहाँ रिश्तों की भी नई परिभाषा देखी है कि एक बार व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त होने के बाद अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद उसका कोई भी निकट संबंधी, चाहे वो कितना ही निकट क्यों ना, वो भी साथ रहकर उसकी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि संक्रमण का खतरा है। और ऐसे समय पर जो जिस तरीके से नर्सिंग स्टाफ है या जो डॉक्टर सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने काम किया है और अपना दायित्व निभाया, और आज अगर कोरोना से हम लड़ने की स्थिति में हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इस पर क्या मुद्दे हैं, क्या बातें हैं जिनको लेकर नर्सिंग स्टाफ इस समय हड़ताल पर है, जबकि ये बड़ा संकट का समय है और उनका सहयोग इस समय बहुत आवश्यक है। मनीष, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या आप? दरअसल नर्सिंग स्टाफ जो है, ज्यादातर नर्सिंग स्टाफ है वो बेसिकली डायरेक्ट सर्विस में नहीं है उनका, मतलब वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी, हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली उनकी हो रखी है। तो जिस तरह से हालांकि इस आपदा के काल में उनको अपना काम, अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस आपदा को अपना अवसर बना लिया है। सोच रहे हैं कि अगर ऐसे समय में हम सरकार को ब्लैकमेल करें या फिर सरकार से मांग करें तो शायद उनकी मांगे पूरी हो, उनको अस्थायी नौकरी मिल जाए, उनको जो अस्थायी कर्मचारियों की जो सैलरी होती है, जो उनको सुविधाएं मिलती है, उसकी मांग को लेकर वो हड़ताल पे हैं। जी जी जी। रवि जी, इसमें छोटी सी टिप्पणी आपकी ये चाहिए कि मनीष ने एक शब्द का प्रयोग किया कि ये जो आपदा है उसको वो अपने लिए अवसर में, इतना त्याग और इतना काम करने के बावजूद, तो अगर इसको इस तरीके से देखें कि अगर सरकार को आवश्यकता है तो क्यों नहीं जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने काम किया है, उसको ब्लैकमेलिंग ना मानते हुए उनको अगर इस समय अगर वो रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने और कई सरकारों ने तो ये घोषणा की थी कि जो स्वास्थ्य सेवाओं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं, उनको दोगुनी तनख्वाह दी जाएगी काम करने के लिए। लेकिन मेरी जो जानकारी है, ना तो बिहार सरकार ऐसा कर पाई है, समय पर वेतन देना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, और ना हरियाणा सरकार भी ऐसा कर पाई है। तो ऐसे समय में दोनों ही पक्षों को, देखिए, दो तरह की खबरें आती हैं बिहार से ही, दो तरह की खबरें आई। एक तो ये एम्स में जो करीब 400 का नर्सिंग स्टाफ है, सहायक सेवाएं हैं जो चिकित्सा संबंधी, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो हड़ताल पे गए तो उन्होंने और भी कई मांगे उठा दी कि जैसे केंद्र के समान जो वेतन है उनको मिलना चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन नर्सिंग यूनियन के जो नेता हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस समय जो पूरी मानवता के लिए संकट का समय है, ऐसे में अपनी जो जायज मांगे हैं तो उनको पूरी कराने के लिए इस तरह से दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये मानवता की सेवा का से जुड़ा हुआ पेशा है, एक चीज। दूसरी तरफ सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि दिन रात जो लोग काम कर रहे हैं, और कल ही पटना में एक सिविल सर्जन की कोरोना से मृत्यु की खबर आई है। देश के विभिन्न भागों से भी हम लगातार देख रहे हैं कि जो कोरोना के जैसे महासंकट, विकराल संकट से लोगों को बचा रहे हैं, वो खुद भी कोरोना वायरस का शिकार होकर उन्हें अपनी जान देनी पड़ रही है। तो ऐसे में जो डॉक्टर बिरादरी है, नर्सिंग बिरादरी है, उसकी बेहतरी के लिए सरकारों को भी सोचना चाहिए, और नर्सिंग जो एसोसिएशन के जो नेता हैं उनको भी सोचना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें भी आमतौर पर आती हैं जो बिहार से आई हैं कि एक नर्स का गला पकड़ लिया, वो ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरी जगह ले जा रही थी, तो जाहिर है कि वो अपने लिए नहीं ले जा रही थी, वो किसी दूसरे मरीज के लिए ले जा रही थी। तो इस तरह का जो दुर्व्यवहार है वो नर्सिंग स्टाफ से जो मरीज हैं उनके तीमारदार, उनके परिजन न करें, बल्कि ये सोचें बिल्कुल कि ये तो
उस तरह से भी फिर नर्सिंग स्टाफ में नाराजगी होती है कि हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं और हमारे साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। तो कुल मिलाकर हर तबके से, सरकार से, डॉक्टरों से, नर्सों से, आम लोगों से ये गुजारिश हम बिहार अपडेट के जरिए करना चाहेंगे कि संयम से काम लें, धैर्य से काम लें और ऐसे समय में थोड़ा मानवता की सेवा का दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए अपना सर्वोत्कृष्ट देने का प्रयास करें। अनीता जी, जो जिस मानवीय संवेदनाओं की बात कर रहे हैं हम लोग की, जहां एक और हम जो मेडिकल स्टाफ है उससे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो इस आपदा को अवसर में ना बदलें, वहीं दूसरी ओर जो एक संवेदनहीनता मरीज के रिश्तेदारों में दिखाई रहती है। कोरोना का संकट भी छोड़ दे तो एक नॉर्मल प्रोसेस में भी हम देखें तो अक्सर कई बार पता चलता है किसी की डेथ हो जाती है तो रिश्तेदार स्टाफ को मारते पीटते हैं या हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ करते हैं। तो हर बार तो ऐसा नहीं कि जो स्टाफ है वो दोषी हो, तो उनको लेकर जो ये चीजें चलती हैं, आपको क्या लगता है कि उसके नाते किस प्रकार के एक व्यवहार रहना चाहिए? देखिए, यहाँ पे सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब पेंडेमिक का हुआ, पेंडेमिक एक्ट बना, तो आईएमए की डिमांड पे शुरुआत में हमारे मेडिकल स्टाफ के साथ जो कोरोना वॉरियर थे हमारे, उनके साथ बड़ी बदतमीजियां हो रही थी। तो उस वक्त में एक अमेंडमेंट लाया गया, एक बाकायदा एक कानून लाया गया कि अगर कोरोना वॉरियर्स के साथ कोई भी बदतमीजी होती है तो उस दौरान जो है उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के खिलाफ हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। 2 साल तक की सजा, 2 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 2 लाख तक का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जा सकता है। तो क्या इसको लेकर के बिहार सरकार या वहां की प्रशासन जो है वो संवेदनशील है कि जो लोग मौत से हर दिन हर पल लड़ रहे हैं और अपनी जान की परवाह नहीं किए बिना वो कर रहे हैं? मैं उन परिजनों की बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि उनका कोई व्यक्ति जो है वो अगर मरणशैया पे है और उसको लग रहा है कि अब ये नहीं बचेगा, इस कोरोना वायरस से वो अफेक्टेड हो गया है, तो इम्पेशेंट हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए और दोनों को कानून और जो दायरा है वो बताने के लिए सरकार की तरफ से जो आईएएस लॉबी है, जो कर्मचारी लॉबी है, उसकी तरफ से कितनी कवायद की गई, जो पुलिस है उसकी तरफ से कितनी कवायद की गई, ये पहला सवाल है। बात है कि संवेदनशीलता और मानवता के लिहाज से जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो डॉक्टर्स है, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ से उनको काम करना चाहिए, तो पता नहीं कितने लंबे समय से वो काम कर रहे होंगे। जब इस महामारी की वजह से, इस वायरस की वजह से अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं और खुदा न खास्ता भगवान न करे उनकी मौत हो जाती है, तो एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय उनके पास क्या क्या फैसिलिटी आती है? क्योंकि वो तो मानवता के लिहाज से वो सेवा करेंगे, लेकिन क्या सरकार उसी मानवता को समझते हुए उसके परिवार को कॉन्ट्रैक्चुअल न समझते हुए उसको परमानेंट की कैटेगरी में डाल के वो सारी सुविधाएं, वो सारी जो 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 एक परमानेंट स्टाफ को मिलता है, वो सारी फैसिलिटीज क्या उनके परिवार को दे पाएगी? तो ये लड़ाई जो है वो उस पे राज्य सरकार को गौर करना चाहिए और ये समझना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखिए तो भले क्राइम पे, क्रिमिनल्स पे बहुत दबदबा रहा हो, बहुत अच्छा कंट्रोल किया हो नीतीश सरकार ने, लेकिन हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, बाकी अदर सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वहां पे उनका जो योगदान है जीरो रहा है। आज हेल्थ से पीएमसीएच एक लैंडमार्क हुआ करता था पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं। पीएमसीएच का रिसर्च सेंटर जो है, आप अगर गूगल पे जाकर पढ़ेंगे तो कितनी सारी उसके मेडिकल जो उन्नति है देश की, उसमें कितना बड़ा योगदान रहा है पीएमसीएच के डॉक्टर्स का। बकायदा रिसर्च सेंटर वहां पे है, सारी चीजें। लेकिन आज देखिए बिल्डिंग जर्जर हालत में है, उसकी रिपेयरिंग नहीं करवाई, रेनोवेशन नहीं करवाया जाए, रंगाई पुताई तक नहीं करवाई जाती है। जो स्टाफ जो उनके परमानेंट भी हैं, जिनकी गांव दराज के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, गांव के क्लिनिक्स में जाके देखिए, वहां पे डॉक्टर जाते नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वाले डॉक्टर क्यों जाएंगे, गाड़ी चला के उतनी दूर जाएंगे और फिर वो बैठेंगे और उसके बाद उनको कोई मरीज आएगा कि नहीं आएगा कि क्या करेगा सरकार? क्या वहां पे अगर किसी से कुछ बातचीत होती है तो कौन उसकी कनपट्टी पे गोली लगा के कहाँ पे मार दे, कोई नहीं जानता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हेल्थ सेक्टर वहां पे बिल्कुल जीरो है। इसलिए सरकार मानवता के लिहाज से इनको जरूर काम करना चाहिए, लेकिन मानवता के लिहाज से ही ये वक्त की डिमांड है, ये वक्त का तकाजा है कि इन स्टाफ्स के, इन मेडिकल्स, इन डॉक्टर्स के, इन नर्सेस के दर्द को समझते हुए, उनके
सिचुएशन को समझते हुए, न जाने कितने वर्षों से उससे जूझ रहे हैं, उसको समझते हुए अभी चुनाव को भी देखते हुए, आने वाले चुनाव को देखते हुए ये बहुत बड़ा मौका है जिसको इनकैश करे और उस पे राज्य सरकार संवेदना दिखाते हुए उनको उनकी मांगों पे गौर करे और 100% नहीं, कुछ तो अग्रीमेंट बने, कुछ तो उनकी बातों की सहमति हो। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी कोरोना को लेकर जो राज्य की व्यवस्थाएं, बिहार राज्य की व्यवस्थाएं हैं, उस पे संज्ञान लिया है और कहा कि आप टेस्टिंग को ठीक कीजिए और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पे कमांड कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अगर बिहार सरकार इसको लेकर के संवेदनशील नहीं होती है और अग्रेसिव नहीं होती है टेस्टिंग को लेकर के और बाकी सुविधाओं को देने को लेकर के, तो बिहार जैसे कि दिल्ली जो है केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लेते हुए वहां पे अपनी सुविधाएं देनी शुरू करी, तो आने वाले दिनों में हम ये कहीं से भी ये खबर आ सकती है कि बिहार में अब जो कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए केंद्र ने उसको अपने हाथ, प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया है और वहां पे लोगों को कैसे सुविधा पहुंचाई जाए इस पे कामकाज करेंगे, क्योंकि स्थिति कोरोना को लेकर बिहार में बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है और सुविधा नाम की चीज पे वहां पे कुछ भी नहीं है। अतुल जी, एक अंतिम 10 सेकेंडर में देना चाहूंगा, एक कोरोना से जुड़ी हुई एक सूचना और बिहार अपडेट के जो दर्शक हैं उनको देना चाहूंगा। असल में जब तेजस्वी यादव पूरी सब्जी बांट रहे थे तो बक्सर जिले में एक विधानसभा सीट है बहरमपुर, उसके जो विधायक हैं शंभुनाथ यादव, वो क्रिकेट खेल रहे थे उसी समय और भीड़ भाड़ इकट्ठी थी, तो पुलिस ने जाके उनके खिलाफ वहां पे FIR भी दर्ज की है। तो एक तरफ पार्टी के जो प्रमुख हैं वो तो बड़ी गंभीर नजर आना चाहते हैं, लेकिन उनके जो विधायक हैं वो इस समय क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये जानकारी एक थी मेरे पास। अभी क्योंकि जैसे कहा जाए कि बिहार में बाढ़ और कोरोना के साथ साथ अभी चुनाव की सरगर्मियां भी धीरे धीरे बढ़ेंगी और अगर ये निर्णय जो लिया है चुनाव आयोग ने अगर उसका पालन किया जाए और अगर उसको तैयारी के लिए भी देखें तो आगे चलकर बहुत सारी और ऐसी बातें और मुद्दे उठेंगे। आप भी, मैं आपसे निरंतर अनुरोध कर रहा हूँ, आप भी हमसे अपनी खबरों को लेकर जुड़ सकते हैं। biharupdate@gmail.com पर आप हमें मेल कीजिए, अपनी बात, अपनी जो राय है वो हमें मेल कीजिए। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, अनीता जी और मनीष जी, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत और आप बने रहिए बिहार अपडेट के साथ। हम आपकी बात उन लोगों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे जो उनको अमल में ला सके, उनको ठीक कर सके। आज के लिए फिलहाल बस इतना।